हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आंसर में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा अरविंद पनघड़िया को। किन्हें? अरविंद पनघड़िया को। अब दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये भी संवैधानिक संस्था है। लेकिन जो योजना आयोग था और उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया, ये दोनों संवैधानिक संस्था नहीं है। एसएससी के द्वारा हाल ही में पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसा बटेगा, इसकी देखरेख करना दोस्तों वित्त आयोग का कार्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो शेख हसीना है। कौन से क्रम में आई है दोस्तों? 5वीं बार कंटिन्यू बनी है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो रवि सिन्हा हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा की स्थापना 21 दिसंबर 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो जया वर्मा सिन्हा है। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो जया वर्मा सिन्हा है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो अश्वनी वैष्णव है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है। तो रश्मि शुक्ला है। कौन? रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं। तो समीर कुमार सिन्हा है। कौन? समीर कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि VARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो विवेक भसीन है। कौन? विवेक भसीन है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो रेवंत रेड्डी हैं, ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी दोस्तों तेलंगाना की। तो 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी हैदराबाद में है। और राजस्थान दोस्तों राज्यपाल इनके वर्तमान में तमिलिसाई सुंदर राजन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्या दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं। तो हीरालाल सामरिया हैं। कौन है? हीरालाल सामरिया, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त भारत के कौन थे। तो वजाहत हबीबुल्लाह थे। और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी। तो दीपक संधू थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। सिलेक्टेड यहाँ पे जो फैक्ट रखे गए हैं पूरी तरह से हैं। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो मनोज यादव है। कौन? मनोज यादव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो राकेश पाल हैं। कौन? राकेश पाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो परवीन सूद हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें,
आपका जो सिलेबस है, आपके पाठ्यक्रम में जितने टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, उन सभी को पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने हैं, हमारे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो प्रिपरेशन दोस्तों दिशाहीन है। हम लोग जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम्स बहुत सारे शिफ्टों में करवाए जाते हैं और रिजल्ट आने से पहले इनका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके सभी शिफ्टों में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कारण है दोस्तों, ताकि टॉपिक्स का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि आप ये ना कह सकें कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चंस मॉडरेट या टफ आए थे, बाकी शिफ्टों में क्वेश्चंस ईजी पूछे गए थे। इसीलिए क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए टॉपिक्स का चुनाव हो जाता है और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स आप लोग पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके भी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन है। अगला है, थोड़ा सा नोट देखिएगा यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो दलजीत सिंह चौधरी। कौन? दलजीत सिंह चौधरी। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अगला है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे हैं। और करंट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती हैं। कौन है? तरुण सोबती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। हम लोग एसएससी जीडी के बारे में इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इसके अलावा सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या पीडीएफ के बारे में डायरेक्टली कॉल कर इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम से कम समय में पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके दोस्तों ये हमारा पीडीएफ बनाया गया है, जो आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन दिला सकता है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिट है। सब कुछ अपडेटेड है पूरी तरह से, आपके करंट को भी दोस्तों पूरी तरह से अपडेटेड उठा लिया गया है। यानी आपको पूरी तरह से दोस्तों ये सक्षम है जीके, जीएस और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के लिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों जिनको चाहिए आप लोग इस पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी हमारा बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीपीएससी आरओ का भी लगा हुआ है। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पुनः जनरल साइंस के जितने क्वेश्चंस बनते हैं मोटे मोटे, जो कि हाईलाइटेड हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं, उन सबको एक साथ उठा लिया गया है। जरूरत है दोस्तों आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन करने की। हमारे द्वारा आप लोगों को 100% दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। ये हमारा क्वेश्चन आंसर था। अब चलिए एक साथ जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर होती है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। अगला है, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है। अगला, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान घटता जाता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। रिवीजन जरूर करेंगे और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उनका प्रिंट आउट निकालने वाले का प्रयास कीजिए, उनको पंच कीजिए, फिर आप दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। कम से कम समय में इधर उधर बिना भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? बार बार पूछा गया, हाईलाइट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन की प्रक्रिया पर। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से। और इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। आगे चलते हैं, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल है। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किससे? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। अगला है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अगला है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। और सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तदाब घटता है। लास्ट क्वेश्चन जनरल साइंस का, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। ध्यान रखेंगे, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन और आंसर था, यानी कि पॉलिटी से उठाया गया है। अब इस टॉपिक से जितने मोस्ट मार्क क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल पर भी क्वेश्चंस रख दिए गए हैं। पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के प्रश्नों को उठाकर चेक कर सकते हैं। पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो अनुच्छेद दोस्तों 39 है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। क्रम से डाले गए हैं। पीडीएफ को इस तरह से दोस्तों मेंशन यानी डिजाइन किया जा रहा है कि आप सहजता से याद रख सकें, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और सरलता पूर्वक आप पढ़ते चले जाएं। कुछ इस तरह से, और आपके क्वेश्चंस जितने ट्रेंड से पूछे आते हैं उस ट्रेंड से क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा फैट को पूरी तरह से व रिवीजन के भी दोस्तों उसमें क्वेश्चंस पूरी तरह से मेंशन किए जा रहे हैं। अगला क्या है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला है, महान न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। सारे ध्यान रखेंगे, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अभी हम लोगों ने इसको करंट में पढ़ा है। कौन सा आर्टिकल है? 280 यानी 280 है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। अगला है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1989 में किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहां से आया है? आर्ट एंड कल्चर से। मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रखा गया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं 1.5 से 2 मिनट में हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। अभी हम ऑप्शन बनाए, विकल्प बना बना के डाले, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। केवल 20 घंटे पढ़ाई होगी और कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस को दोस्तों मेंशन किए जा रहे हैं कि आप सरलतापूर्वक याद रख सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मंदिर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी निर्माणकर्ता के नाम दिए गए हैं। पहला क्या है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? अनंत वर्मन चोडगंग है। नेक्स्ट,
कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम है। अगला है कंदारिया महादेव का मंदिर, निर्माणकर्ता धंगदेव चंदेल हैं। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, कृष्ण प्रथम है निर्माणकर्ता, ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा की गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। अब जैसे भी करें आप लोग ट्रिक लगाएं इन पर याद रखने के लिए, बार बार रट्टा मारे, कुछ भी करें क्वेश्चंस को याद रखने ही होंगे। और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा प्रिंट आउट जरूर निकलवाएगा और उसके बाद अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा और पुनः एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। अगला है तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरी तरह से एग्जैक्ट लोकेशन भी डाला जाता है कि अगर वही ऑप्शन में दिया जाए तो भी आप लोगों के क्वेश्चन मिस ना हो। तो तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इन्होंने ही कैलाश मंदिर जो कि कांची में है इसका भी निर्माण करवाया था, दोनों ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है और हमारा क्वेश्चन था राजराज प्रथम इनके निर्माण करता है। फिर मुक्तेश्वर मंदिर जो कि कांची में है और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, दोनों का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। लास्ट है महाबलीपुर के एकास्मक मंदिर का रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी टॉपिक हमारा 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन है नागार्जुन किस दरबार के महान कवि थे, तो कनिष्क के। ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं फेवरेट रहता है आप लोगों के लिए। दरबार में या संरक्षण में या किसके संरक्षक में रहते थे, घुमा घुमा के पूछा जाता है और सारा क्वेश्चन हम एक साथ कवर कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया कवि व विद्वान के नाम, दूसरी तरफ संरक्षक व शासक के नाम। पहला क्या है, हरिसेन। अब ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, ऐसे ही तो समुद्रगुप्त के। अगला है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, 3 नाम है इनके, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अगला है अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। नागार्जुन और चरक भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे, तीनों एक साथ मेंशन कर दिया गया ताकि याद रख सकें। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, बाण भट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्षचरित इन्होंने लिखी थी। ऐसे कॉमन सेंस लगाएंगे तो मिल जाएगा कि हर्षवर्धन के राज दरबार में रहते थे। और चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये भी पृथ्वीराज रासो के दरबार में ही रहते थे। कालिदास किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहां से आ गया दोस्तों, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका को। यानी भूगोल से उठाया गया है। जितने भी मोस्ट हमारे इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं सभी उनके एग्जाम्स में ये बार बार पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका को। अब चलिए एक साथ शुरू करते हैं। पहला है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, बांग्लादेश। सिलेबस में मेंशन है भारत के पड़ोसी देश, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवीजन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य हैं। कितने, 5। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अब ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्टेट के नाम जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन को कोड में दे दिया गया या नहीं बताने के लिए दे दिया गया कि भारत के कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो ऐसे में आप स्टेट के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्या है, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के नाम से। नेक्स्ट है कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, तो दमन से गोवा तक। कहां से, दमन से गोवा तक। अब थोड़ा सा नोट देख लेंगे यहाँ पे, कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कहाँ का, पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। कहाँ से, दमन से गोवा तक विस्तृत है। अगला है सबरीमाला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। कहाँ पे, केरल में। अगला है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो केरल में। तीनों सिलेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, तो वलित पर्वत श्रेणी में आता है। नपीन, वलित, मोरदार पर्वत, ऐसा भी ऑप्शन में दिया जाता है। अगला है पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। नेक्स्ट कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। अगला देखिएगा नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है
लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। और भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है तो देवप्रयाग है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आप लोग जानते हैं। सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन थे दोस्तों, और आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के एसएससी के ही उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया दोस्तों? प्रोत्साहित का सही विलोम शब्द होगा, यानी हिंदी से उठा लिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, इनका आंसर देंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने हाईलाइटेड शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? प्रोत्साहित का सही विलोम शब्द होगा तो हतोत्साहित होगा। क्या होगा? हतोत्साहित होगा। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। एक तरफ दिया गया शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द, फिर विलोम शब्द। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है मृदुल। मृदुल का दोस्तों विलोम क्या होगा? कठोर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कठोर का विलोम पूछा जाए तो मृदुल होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवीजन के लिए बोलता हूं। एक बात और, एग्जाम में आप जब भी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। क्वेश्चंस पूरे देखें कि सही बताने, गलत बताने, सत्य बताने, सच बताने, जो कि हाईलाइटेड नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ें, चारों विकल्प एग्जैक्ट तरह से चेक करें, जो बिल्कुल सही लगे उस पर अपना दोस्तों आंसर दें। वर्तनी पर खास फोकस रखने का प्रयास भी करें। अब चलिए शुरू करते हैं एक साथ। दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, मृदुल का कठोर होता है और कठोर का मृदुल होता है। अगला क्या है? मेधावी का मूर्ख होता है। महायोगी का विलोम महाभोगी होता है। मनसा का विलोम कर्मणा होता है। महत्वपूर्ण का विलोम गौड़ होता है। मधुर का विलोम कटु होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? मिलन का विलोम देखेंगे तो क्या होता है? वियोग होता है। मूक का विलोम वाचाल होता है। मित्र का विलोम शत्रु होता है। मलिन का विलोम निर्मल होता है। भोगी का विलोम योगी होता है। भेद का विलोम अभेद होता है। पश्चिगामी का विलोम अग्रगामी होता है। प्रयोग का विलोम अप्रयोग होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। उदयाचल का विलोम अस्ताचल होता है। क्या होता है? अस्ताचल होता है। अगला क्या है दोस्तों? पूर्वकालीन। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होता है। पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होता है। अग्नि का विलोम जल होता है। अवज्ञा का विलोम आज्ञा पालन होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। यथार्थ का विलोम कल्पित होता है। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। अधोलिखित का विलोम उपरिलिखित होगा। अभिसरण का विलोम अपसरण होगा। क्या होगा? अपसरण होगा। अगला पॉइंट क्या है? अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। शोषक का विलोम पोषक होगा। क्षमा का विलोम दंड होगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। हताश का विलोम आशावान होगा। सहमत का असहमत होगा। शिखर का विलोम तल होगा। शक्तिमान का विलोम शक्तिहीन होगा। शासक का विलोम शासित होगा। शारीरिक का विलोम मानसिक होगा। क्या होगा? मानसिक होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।